ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। पिछली क्लास में हमने अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स उन अबायोटिक फैक्टर्स में रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो लगभग बहुत सालों पहले जो थी आई थी। ठीक है, अब उसमें क्या था, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्होंने कितनी भी बाहर की कंडीशंस में चेंज है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना इंटरनल लेवल में कुछ भी बदलाव नहीं आने, उसको जो है वो कांस्टेंट रखा, उसको जो है वो उन्होंने मेंटेन करके रखा। ओके, तो उससे क्या हुआ, उनका जो सर्वाइवल है वो उतना ज्यादा अच्छा हुआ, यानी उनकी फिटनेस जो है वो बढ़ती चली गई। ओके, अब जो नहीं उसको मेंटेन कर पाए वो उतने लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाए। इसीलिए हम कहते हैं ना, ह्यूमंस जो हैं वो अभी तक क्यों हैं, इसीलिए हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल चीजों में कितने भी चेंजेस आए बट वो अपने आप को उससे फाइट करते हैं उन कंडीशन से। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कुछ एक एग्जांपल से देखते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, सपोज एक पर्सन है जिसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब क्या हुआ, एक तरफ क्या है, कोल्ड कंडीशन आई। जैसे ही कोल्ड कंडीशन आई, इसने क्या किया, हीटर्स का यूज किया। क्यों? ताकि उस कोल्ड कंडीशन में ये सरवाइव कर जाए। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पर हीट यानी कि समर आ गया, समर आ गया यानी गर्मी आई, तो हीट बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में बढ़ने लगी, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो यहाँ पर क्या किया, एसी का यूज कर लिया। ओके, कूलर्स का यूज कर लिया। यानी यहाँ पर ये दोनों ही फैक्टर, चाहे हीटर हो चाहे एसी हो, ये है तो दोनों आर्टिफिशियल, बट आर्टिफिशियल वे में भी उसने अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, वो इस टेम्परेचर पे अपना जो वर्क एक्टिविटी है, जो उसका फिटनेस है वो बेस्ट काम कर रही है, अपना जो एक्टिविटी है वो बेस्ट कर पा रहा है इस टेम्परेचर पे। चाहे वो आर्टिफिशियल तरीके से इसको करे या फिर नेचुरल वे में करे, जैसे स्वेटिंग जो है। ओके, जब गर्मी आएगी, समर आएगा, तो उस केस में टेम्परेचर हाई होगा, तो स्वेटिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके थ्रू भी वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। लेकिन ये चीजें ना एनिमल्स और प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो धीरे धीरे एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज होने से उनका इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज होगा। अब ये जो टर्म है जिसमें एक पर्सन ने अपना इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, आउटसाइड कंडीशंस चेंज हुई, उनको उसने आर्टिफिशियल तरीके से मेंटेन किया, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है, a process by which organism keeps the internal environment constant। ओके, यानी यहाँ पर उसने अपना environment कैसा रखा है, अंदर का constant रखा है। अब इसको हम एक ग्राफ से देखते हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले इसमें हमें जो मोस्ट अनस्टेबल दिख रहा है वो हम देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज तो इंटरनल में भी चेंज, यहाँ पे एक्सटर्नल में चेंज तो इंटरनल में चेंज, जैसे जैसे एक्सटर्नल चेंज हो रहा है वैसे वैसे इंटरनल चेंज होता चला जा रहा है। और फाइनली जितना मैक्सिमम लेवल पे एक्सटर्नल में चेंज आया तो इंटरनल में भी उतना ही चेंज आ गया। तो ये थे कन्फॉर्मर्स, यानी काफी अनस्टेबल हैं। बट रेगुलेटर्स की बात करते हैं जो काफी स्टेबल दिख रहे हैं हमें। इंटरनल एक लेवल पे फिक्स है, एक्सटर्नल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, बट इंटरनल इसका मेंटेन है, तो ये हो गए स्टेबल यानी रेगुलेटर्स। तीसरे आते हैं पार्शियल रेगुलेटर, ये थोड़े से रेगुलेटर्स की तरह और थोड़े से कन्फॉर्मर्स की तरह, इंटरनल चेंज एक्सटर्नल चेंज। ठीक है, सो जैसे जैसे एक्सटर्नल में चेंज आ रहा है वैसे वैसे इसका इंटरनल एक लेवल पे टेम्परेचर जब पहुंचा तो वहां तक तो चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, पार्शियल रेगुलेटर ने अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो उसी टेम्परेचर पे मेंटेन रखा, चाहे एक्सटर्नल कंडीशन कितनी भी चेंज हो, इसलिए हम इनको पार्शियल रेगुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला। इसमें हमने क्या देखा कि होमियोस्टैसिस यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखता है। ओके, तो अब हम देखेंगे रेगुलेट के बारे में। हमने देखा कि रेगुलेटर्स क्या हैं, काफी ज्यादा स्टेबल हैं, बट कैसे हैं। ठीक है, यानी ये क्या कर रहे हैं, अपना इंटरनल कंडीशन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, चाहे एक्सटर्नल कंडीशंस में कितनी भी चेंजेस हैं। पर करते कैसे हैं ये, दो तरीके से, एक तो हो गया फिजियोलॉजिकल मीन्स और दूसरा हो गया बिहेवियरल मीन्स। फिजियोलॉजिकल मीन्स में क्या होगा, जैसे हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी है, टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तो हमारे पूरे ऑर्गन सिस्टम के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो इस तरह से सेटिंग करेंगे, ठीक है, कि टेम्परेचर जो है हमारा इंटरनल वो मेंटेन रहे, चाहे आउटसाइड कंडीशन कैसी भी हो। ओके, दूसरा है बिहेवियर मीन्स। बिहेवियर मीन को हम समझते हैं इन दो एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे ह्यूमंस हैं,
ह्यूमन्स में हमें बताया 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। जब समर आती है तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में स्वेटिंग जो है हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। स्वेटिंग से क्या होता है, इवेपोरेशन होगी और धीरे-धीरे बॉडी में कूलिंग हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो इंटरनल टेम्परेचर जो है वो आउटसाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से विंटर में बात करते हैं। विंटर में क्या होता है, जब सर्दी आएगी, हीट जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होएगी। उस हीट जो है प्रोडक्शन होने से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि विंटर का टेम्परेचर तो लो है। तो शिवरिंग जो है वो हम करने लग जाएंगे, जिससे बॉडी हीट रेज होएगी और इंटरनल कंडीशन जो है हमारी बॉडी की मेंटेन हो जाएगी आउटसाइड के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब यहाँ पर इसमें एक हम देखते हैं दो टर्म्स। एक तो हो गया थर्मो रेगुलेशन, ओके। थर्मो रेगुलेशन हो गया टेम्परेचर रेगुलेशन, ओके। दूसरा हो गया ऑस्मो रेगुलेशन, यानी इसमें क्या होगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है वो रेगुलेट हो जाएगी, ओके। तो थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर के थ्रू रेगुलेट करेंगे, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे। अब एग्जाम्पल है बर्ड्स, मैमल्स, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। देखो, हमें पता है कि जो हमारे मैमल्स हैं उनका सर्वाइवल अभी तक बेस्ट है, यानी फिटेस्ट है। क्यों है, क्योंकि इतने सालों पहले जो थे वो हम आए थे, लेकिन आउटसाइड कंडीशंस में हमने फाइट करी और अपने आप को बेस्ट प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, अपने टेम्परेचर को, अपने, ठीक है, अपनी कंडीशंस को मेंटेन करके रखा, चाहे कितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हुई, बट हमने मेंटेन किया अपने आप को, उसमें फाइट किया। इसीलिए ह्यूमंस जो है उनका सर्वाइवल जो है वो बेस्ट कहा जाता है, ठीक है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, क्योंकि वही फिट है जो आउटसाइड कंडीशंस में, टफ कंडीशंस में, हार्श कंडीशंस में जो है वो सर्वाइव करके दिखाएगा, फाइट करेगा, ओके। इसके साथ में बर्ड्स भी आ जाते हैं, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो ये आ गया आपका रेगुलेट के बारे में, ओके। सो अब हम बात करेंगे कन्फॉर्म के बारे में। हम सभी ने कन्फॉर्मर्स का ग्राफ देखा था, तो क्या देखा था कि जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है वैसे वैसे उनका इंटरनल लेवल चेंज हो रहा है। इसका मतलब कन्फॉर्मर्स क्या हो गए, जो अपना टेम्परेचर जो है एक्सटर्नल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करते जा रहे हैं, जो अपना टेम्परेचर इंटरनल इन्वायरमेंट जो उनका है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर में सबसे पहले एग्जांपल क्या है, एनिमल्स। 99% एनिमल्स जो होते हैं वो कन्फॉर्मर्स होते हैं। सारे ही प्लांट्स जो हैं वो कन्फॉर्मर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज कर देते हैं उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे कि विंटर में आपने प्लांट्स को कभी नोटिस किया हो कि उनके जितने भी लीव्स होते हैं वो पूरी तरह से गिर जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, वो अपना लो टेम्परेचर होने की वजह से अपना टेम्परेचर ही मेंटेन, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंडीशंस का उनके ऊपर इतना असर पड़ रहा है, ओके। दूसरा है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में हमने वाटर के अंदर जो था वो सी वाटर और इनलैंड वाटर जो थी उसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन देखी थी, जिसमें हमने क्या किया था, सी वाटर की फिश और फ्रेश वाटर की फिश को आपस में एक्सचेंज करके देखा था, और देखा था कि दोनों की ही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो थी वो अगर एक्सचेंज करो दोनों फिशेस को तो क्या हो रही थी, मेंटेन नहीं हो पा रही थी, और इस वजह से वो फिशेस जो थी वो उस चेंजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में सर्वाइव नहीं कर पाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही आ रहा है कि एक्वेटिक एनिमल्स के जो बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि कन्फॉर्मर्स जो हैं वो रेगुलेटर्स की तरह जो है वो क्यों बिहेव नहीं कर पाते, यानी वो रेगुलेटर्स की तरह अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन क्यों नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन ये है, जैसे कि हम स्मॉल एनिमल्स देखते हैं, उनका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। लार्ज होने की वजह से वो अपनी बॉडी हीट को इजीली लूज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है इनके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, उनको बहुत महंगा पड़ रहा है ये काम। तो इस वजह से जो है ये रेगुलेटर्स की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे। और इसका एक दूसरा रीजन ये है कि इसी वजह से स्मॉल एनिमल्स कभी पोलर एरियाज में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा और सरफेस एरिया लार्ज है, तो वो तो बॉडी हीट फटाफट रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा, हमिंग बर्ड एंड श्रियूस। तो ये जो था ये सारा आपका कन्फॉर्मर के बारे में था, ओके। सो अब बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में। तो माइग्रेशन में क्या होता है, अक्सर ये माइग्रेट वाली कंडीशंस कब आती है, जब कोई जगह का इन्वायरमेंट जो है उन ऑर्गेनिज्म के फेवर में नहीं होता, यानी वहाँ जो कंडीशंस है वो कैसी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली कंडीशन हो जाएंगी। उस केस में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली बर्ड्स जो है वो आते हैं, ठीक है। तो और ये कंडीशन जो है ये टेम्पररी होती है, जैसे ही वहाँ की कंडीशंस जो है उस स्ट्रेसफुल हैबिटेट की जहाँ वो रहते हैं, वो जैसे ही
वापस उनके फेवर में होंगी तो वैसे ही वो वापस उस प्लेस पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका माइग्रेट में एग्जांपल दिया है बर्ड्स, बर्ड्स जो है विंटर के समय यानी वहां बहुत ज्यादा शायद माइनस टेम्परेचर पहुंच जाता होगा, तो साइबेरिया से मूव करते हैं क्योलाडो नेशनल पार्क जो भरतपुर में है। तो ये इतनी दूर से लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन शो कर रहे हैं और शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन भी हो रही है, पर हो कब रही है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती हैं जिस एरिया में वो रह रहे हैं, और ये टेम्पररी कंडीशन है, परमानेंट नहीं होती। जैसे ही कंडीशन उनके फेवर में होगी वो वापस रिटर्न हो जाएंगे। ओके, सो ये सारा आपका माइग्रेट के अंदर आ जाएगा। ओके, सो जो लास्ट है वो है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब हो गया शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो ग्रोथ या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो रोक दी गई, यानी स्टॉप फॉर अ टाइम। ठीक है, ये हो गया सस्पेंड का मतलब। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं लोअर प्लांट्स, जिसमें मॉसेस वगैरह आ गए आपके। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या हो गए, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये स्पोर्स क्या करते हैं, इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हो गई, टेम्परेचर हो गया, ओके, या तो हाई है या लो है बहुत ज्यादा, है ना, या फिर दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन वाटर, वाटर नहीं है, या तो बहुत ज्यादा कमी है या फिर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, इन तीनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये तीनों को ही जर्मिनेट करने से स्टॉप कर देते हैं। इनकी ग्रोथ जो है वो थोड़े टाइम, सॉरी, इनकी जो एक्टिविटीज जो होती है जर्मिनेशन वाली, वो थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दे, यानी सस्पेंड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा है कि ये प्लांट है फर्न, फर्न के अंदर ये जो है स्पोर्स प्रेजेंट है, तो ये स्पोर्स क्या कर रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है, इसके बाद में और देखते हैं हायर प्लांट्स के अंदर। तो हायर प्लांट्स में क्या होता है, जो सीड और बाकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्ट्रेस कंडीशन में यानी वो अनफेवरेबल कंडीशंस में हायर प्लांट्स को हेल्प करते हैं। क्या करेंगे, सीड सीड अपना जर्मिनेशन स्टॉप कर देंगे और कहाँ चले जाएंगे, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या हुआ, जहां पे वो अपनी जर्मिनेशन स्टॉप कर गए, अपनी जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की वो थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देंगे और चले जाएंगे सीड डोरमेंसी में, और इस तरह से प्लांट अपनी पूरी तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और जैसे ही कंडीशंस फेवर में आएंगी वैसे ही एक पूरी तरह ये दोबारा जर्मिनेशन शुरू करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू कर देंगे और पूरी तरह से एक प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइबरनेशन के बारे में। हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप, और ये इसका एग्जांपल क्या है, पोलर बियर। यानी क्या होगा, टेम्परेचर काफी लो हो गया तो इस समय पोलर बियर क्या करेगा, अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रोक देगा। 2 मंथ्स के अराउंड जो है वो विंटर स्लीप में चला जाएगा और खूब सारी एनर्जी जो है वो सेव कर लेगा। हाइबरनेशन के बाद आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो है वो क्या होगा, समर स्लीप है। इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे, फिश के और स्नेल्स के। सो यहाँ पर फिश और स्नेल्स, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स जो हैं वो एस्टिवेशन के अंदर आ गए, यानी इसको हम क्या बोल रहे हैं, समर स्लीप। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे स्नेल्स होते हैं, कभी नोटिस करना घर में जब भी रेनी सीजन होता है हमें बहुत सारे स्नेल्स दिखते हैं, लेकिन उसके पहले जब गर्मी होगी, जैसे कि अप्रैल का महीना चल रहा है, मई में, उस केस में जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये स्नेल्स क्या करेंगे, जैसे इसमें दिखाया हुआ है आपको कि ट्री की जो बार्क है मतलब छाल के अंदर जो है वो छुप जाएंगे और स्लीप में रहेंगे, पता ही नहीं लगेगा कि जिंदा भी है कि नहीं। ठीक है, तो यानी ये क्या कर रहे हैं, समर स्लीप कर रहे हैं। इस समय ये अपनी सारी एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस कर देंगे। ओके, तो अब जो है इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डायपॉस। डायपॉस क्या होता है, ये भी एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज, और ये भी कब हो रही है, अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं तब। ओके, लेकिन डायपॉस में और हाइबरनेशन एक्टिवेशन इसमें क्या फर्क है, डायपॉस में क्या हो रहा है, ग्रोथ जो है वो थोड़े टाइम के लिए रुक जा रही है। ओके, और एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में क्या हो रहा है, अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो रोक रहे हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन डायपॉस में क्या हो रहा है, अपनी ग्रोथ को जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। इसका एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे कि जू प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं, एग ऑफ सिल्कवॉर्म, ठीक है, लार्वे ऑफ पिंक कॉटन बॉल वॉर्म। हम सभी जानते हैं एग, एग के बाद लार्वा और फिर उसके बाद जो है वो प्यूपा और अडल्ट बनता है, लेकिन यहाँ ये लार्वल स्टेज पे ही अपनी ग्रोथ को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दे रहे हैं, तो इसी इसको हम बोल रहे हैं डायपॉस। अब यहाँ पर आपका हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायपॉस, इन तीनों में आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा सकता है इसके डिफरेंस से रिलेशन में। ठीक है, सो ये आपको अच्छे से याद करना है। सो ये आज का जो था रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।